ओके, हाउ टू मेक सेंटेंस, एंड दूसरा नंबर हाउ टू डेकोरेट अ सेंटेंस. डोंट राइट, जस्ट थिंक. अंग्रेजी में दो चीजें आपको सीखना है. सबसे पहला चीज हाउ टू मेक अ सेंटेंस. हाउ टू मेक अ सेंटेंस, एक वाक्य को कैसे बनाया जाए, और दूसरा उस वाक्य को डेकोरेट कैसे किया जाए, उसकी डेकोरेट कैसे किया जाए, उसको सजाया कैसे जाए. अगर दो चीजें आपने सीख लिया तो दुनिया की सारी चीजें आप बढ़िया से कर सकते हो. एक बहुत अच्छा स्पीकर क्या करता है? एक बहुत अच्छा स्पीकर बहुत अच्छा बोलता है. एक बहुत अच्छा राइटर क्या करता है? बहुत अच्छा लिखता है. क्या करता है? लिखता है. तो लिखने के बाद आप समझ जाते हो कि यार समथिंग हैज रिटन, कुछ लिखा हुआ है तो ये बहुत अच्छा है. हम किसी को बहुत अच्छा राइटर कब बोलते हैं? जब उसने ऐसा चीज लिखा है जो हमको लगता है हमसे लाइफ को रिलेट कर रहा हो. दूसरा, अगर कभी किसी चीज को सुनते हैं तो वो इतना डेकोरेट करके बोलता है, इतना सुंदर बोलता है कि हमें लगता है कि सुनते रहे. इन दोनों लोगों ने क्या किया है? दो चीजें किया है. पहला क्या किया है? उसने कैसे लिखना है सेंटेंस को ये सीखा है, और कैसे सजाया जाए इसको सीखा है. अच्छा, कितने लोग शादी में गए हो, पार्टी में गए हो ना? अच्छा, जिस दिन शादी होती है दूल्हा कैसा दिखता है? हेलो, बोलो. अच्छा दिखता है? लोग फोटो कैमरा करते हैं? अच्छा, दुल्हन भी और अच्छी दिखती है. पूरा साज सज्जा के रेडी रहती है, एकदम पूरा एकदम सुंदर दिखती है. और लोग शायद फोटो कैमरा का आविष्कार इसीलिए हुआ था कि उस मोमेंट को कैद किया जा सके. यस और नो? क्यों? एक नॉर्मल लड़की जब शादी की लिबास में आती है तो सुंदर क्यों लगती है? क्योंकि उस दिन 16 श्रृंगार करती है. इसका मतलब उस दिन डेकोरेटेड रहती है. यस और नो? और लोग उस दो व्यक्ति की शादी में 1000 लोग खा के चले जाते हैं. कभी कभी 2000 लोग भी खा लेते हैं. यस और नो? उस पूरे कार्यक्रम के दौरान सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा लुक्रेटिव कौन लगता है? वो दो जोड़ी, क्योंकि उस दिन सजे हुए रहते हैं. यस और नो? बाकी के समय में पता चला किसी का नहाया है कि नहीं नहाया है, कभी धोया है कि नहीं धोया है माथा, कोई समझ नहीं आता. लेकिन उस दिन थोड़ा अच्छा लगता है. यस नो? वैसे बाकी समय में भी अच्छे लोग लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस दिन थोड़ा ज्यादा वैल्यू उसको मिलता है. मिलता है नहीं मिलता है? क्यों? क्योंकि उस दिन उसने डेकोरेटेड किया हुआ है. याद करो, जब आप घर में अस्त व्यस्त रहता है तो घर कैसा दिखता है? जब बढ़िया से सजाया तो घर कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है ना जी? सब कुछ सही जगह पे रखा हुआ रहता है तो अच्छा दिखता है. ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश को अगर बेहतर करना है तो सबसे पहला काम हमें सीखना होगा हाउ टू मेक अ सेंटेंस. पहले सेंटेंस बनाना आना चाहिए, उसके बाद हम उसको डेकोरेट करना सीख जाएंगे. अगर दो चीजें आपने सीख लिया तो फिर दुनिया की इंग्लिश आप बढ़िया से कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज को कर सकते हैं. तो नाउ फर्स्ट थिंग इज कि कैसे हमको सेंटेंस को बनाना है. क्योंकि माय डियर, हम हमेशा सेंटेंस ही बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर तेरे को रांची जाना है तो क्या बोलोगे? सामने वाले को बोलोगे मुझे, तो सामने वाले को समझ में आएगा इसको रांची जाना है? पूरा लाइन बोलना पड़ेगा. मुझे रांची जाना है, मुझे कोचिंग जाना है, मुझे पार्टी जाना है, तो पूरा लाइन हुआ ना. तो ये क्या है? एक सेंटेंस है. क्या है? सेंटेंस. प्लीज लाउडली, क्या है? सेंटेंस. तो सेंटेंस पहले बनाना आना चाहिए. और मैं कोई बिना फॉर्मूला में, किसी प्रकार का ग्रामर में घुसाए बगैर मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाना चाहता हूँ. और आपको पता होना चाहिए कि पूरे इंग्लिश में लगभग 60,000 टाइप के सेंटेंस बोले जाते हैं. 60,000 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बोले जाते हैं. इसका मतलब 60,000 टाइप के सेंटेंस अगर बोले जाते होंगे तो 60,000 टाइप के सेंटेंस का बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा. यस और नो? यस माय डियर. लेकिन चिंता करने की बात नहीं. पिछले 22 साल का मेरा रिसर्च कहता है अगर आपने दो तरीका सीख लिया तो 60,000 सेंटेंस यू बन सकता है. केवल दो तरीका. मुझे बताओ, 60,000 सेंटेंस का फॉर्मूला सीखना चाहोगे कि दो सीखना चाहोगे? दो. लाउडली, कितना सीखना चाहोगे? दो. अगर दो तरीका सीख गया तो तुम कदमों में तेरे सामने आके सेंटेंस बोलेगा यस मैं सीख गया. कोई टेंशन वाली बात नहीं. सो आर यू रेडी? यस सर. तो हम बनाएंगे पहले हाउ टू मेक अ सेंटेंस. सेंटेंस क्यों सीखना चाहिए? सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है इसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन मैं पहले सिखाऊंगा सेंटेंस बनाने के लिए, ये सेंटेंस को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उसको समझने की जरूरत है. बिना सेंटेंस बनाए ना पैराग्राफ लिख सकते हैं आप, ना कहानी लिख सकते हैं आप, ना निबंध लिख सकते हैं आप, ना लेटर लिख सकते हैं आप. कुछ नहीं लिख सकते. इसका मतलब सारे पैराग्राफ के अंदर में, कहानी के अंदर में या तो निबंध के अंदर में क्या रहता है? सेंटेंस का कलेक्शन रहता है. क्या रहता है? तो बच्चों, पहले सेंटेंस सीखने से पहले क्या जानना पड़ेगा? वर्ड्स. क्या जानना पड़ेगा? और वर्ड्स जानने से पहले क्या जानना पड़ेगा? लेटर्स.
क्या देना पड़ेगा? और सेंटेंस के बाद आता है पैराग्राफ। क्या आता है? पैराग्राफ। और उसके बाद क्या होता है? ऐसे। जो भी आता है एसेज वगैरह जो भी होता है, स्टोरी वगैरह इसके बाद आता है, या नोवेल वगैरह आता है। पूरी दुनिया सिखा रही है सेंटेंस। सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बनाओ, क्योंकि सेंटेंस के बाद ही कहानी शुरू होती है बेटी। तो सेंटेंस शुरू कहां से होता है? बोलो। लेटर ए से लेके जेड तक को क्या बोलते हैं? लेटर्स। ए से लेके जेड को लेटर्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? लेटर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अक्षर। क्या बोलते हैं उसको? अक्षर। राइट। लेटर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर। अब मुझे बताओ, ए से लेके जेड तक कितने लेटर होते हैं? इस 26 लेटर्स में चाहे इतनी मोटी डिक्शनरी हो, चाहे इतना मोटा डिक्शनरी हो, समाया हुआ है। आपका जो डिक्शनरी है घर में, उसमें 26 लेटर से बाहर भी लिखा हुआ है क्या? तो तेरे को याद क्यों नहीं है? 26 लेटर तेरे को आता है ना, फिर तुम डिक्शनरी क्यों याद नहीं है? क्योंकि डिक्शनरी याद करना बड़ा मुश्किल है, ये याद करना आसान है, लेकिन है तो उसी के अंदर में है नहीं। चिंता की कोई बात नहीं, मैडम। डिक्शनरी किसी का दिमाग में याद नहीं रहता, चाहे जो लिखा है उसको भी याद नहीं है। राइट। तो हमें जरूरत के हिसाब से सीखना, वहां से निकाल लेना है। अगर मेरे को एक लोटा में पानी में हो जाएगा तो मैं उतना में ले लूंगा। मेरे को अगर एक भाड़ा में होगा तो एक भाड़ा में ले लूंगा। अगर मेरे को एक ड्रम चाहिए तो मैं एक ड्रम ले लूंगा। राइट है। तो लेटर के बाद क्या आता है? वर्ड्स। बोलो क्या आता है? वर्ड्स। वर्ड्स मतलब क्या होता है? शब्द। यस, शब्द। और शब्द के बाद क्या आता है? इसका मतलब क्या होता है? और कई वाक्य के मिलने से क्या बनता है? पैराग्राफ। तो सुनो ध्यान से, कई लेटर के मिलने से बनते हैं शब्द। हेलो। कई लेटर के मिलने से बनते हैं, और कई शब्दों के मिलने से बनते हैं, और कई वाक्य मिलने से बनते हैं, और कई पैराग्राफ मिलने से बनते हैं, ऐसे और स्टोरी। क्लियर है? तो जड़ क्या है? आप मुझे बताओ, लेटर्स कितने टाइप के होते हैं? डू यू नो? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं इंग्लिश में वॉवेल, और दूसरा क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। हिंदी में बोलेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। नाम सुने हो तो बोलो यस। अच्छा बताओ, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? बताओ बताओ, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? नहीं मालूम? बोलो किसे कहते हैं, पूछ रहा हूं। कौन कौन है, नहीं पूछ रहा। आप बताओ, स्वर वर्ण की दुनिया में जाएंगे तो फिर यहाँ निकालना पड़ेगा सारे गामा पता नहीं सर, उधर नहीं। मेरे को इंग्लिश सिखाना भाई। हाँ जी। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? एनीबॉडी एल्स? विल यू टेल मी? पता है तो बोलो, नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पता है? नहीं पता? स्वर वर्ण का मतलब होता है भाई, व्यंजन मतलब सब्जी होता है ना, उसमें कई चीजें मिक्स होता है, प्याज, लहसुन, अदरक, मसाले, बाकी जितना बनाते हो। व्यंजन मतलब मिक्स। तो व्यंजन का मतलब होता है मिला जुला करके। राइट। अगर मुझे क बोलना है माइडियर, तो क के साथ अ है तभी जाके क। ये क मतलब आधा क, हलंत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हलंत। और ये आ मिला के क्या हो गया? क। क बोलने से क आ, लेकिन आ बोलने से आ क नहीं होता है, वो क आ है सीधा। क्या है वो? तो इंग्लिश में 4-5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। राइट। और बाकी कितने बच गए? 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वो हिंदी में समझना चाहो, स्वर वर्ण का मतलब कि बिना किसी दूसरे लेटर्स के, बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से जो हमें उच्चारण प्रदान करता हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में हम 5 मानते हैं, जिसमें ए ई आई ओ यू होता है, और बाकी जितने भी बाकी लेटर्स हिंदी में होते हैं उसको व्यंजन बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो व्यंजन और कॉन्सोनेंट समझ में आ गया तो बोलो यस। राइट। तो कई लेटर के मिलने से क्या बनता है? वर्ड्स। वर्ड्स क्या बोलेंगे उसको? जैसे मान लीजिए मेरे को लिखना है प्ले। प्ले में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4, 4 लेटर हैं। और ये प्ले अपने आप में क्या है? वर्ब है। वर्ब मतलब क्रिया है। क्रिया समझते हो? दौड़ने का क्रिया, चलने का क्रिया, नाचने का क्रिया, मुस्कुराने का क्रिया। तो क्रिया मतलब कुछ काम करना। और एक शब्द और है, मान लीजिए मैं लिखता हूं यहाँ पर रेड। कितने लेटर है इसमें? RED, रेड। ये क्या है? रेड मतलब क्या होता है? लाल। और ये क्या है? ये एडजेक्टिव है।
विशेषण है। क्या है ये? गलत तो विशेषण होता है ना। अगर मैं लिखता हूं यहां पर हाउस, कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5, तो कितने लेटर है इसमें? 5। और ये पूरे वर्ड को क्या बोलते हैं? हाउस। हाउस क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। ये नाउन है। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, किसको रेड, किसी को नाउन बोलते हैं, किसको वर्ब बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, आपको आगे समझाएंगे। तो मैं कह रहा हूं ये सारे मिल करके एक शब्द हुआ, ये सारे लेटर मिल करके एक शब्द हुआ, ये सारे लेटर मिलकर एक शब्द हुआ। शब्द तो हुआ, लेकिन ये है अलग अलग चीज। नहीं समझे? ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है। मायने ये कि कई सारे लेटर के मिलने से शब्द बनता है। शब्द के बाद बाकी चीजें बनती है, चाहे कोई वर्ब हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, कुछ और हो सकता है। इसका मतलब क्या हो? कई लेटर के मिलने से क्या बन गया? शब्द बना। और कई शब्द के मिलने से क्या बना? वाक्य बना। हेलो, क्या बना? तो आज हम क्या बनाना सीखेंगे? वाक्य। तो लेटर और शब्द समझ में आ गया? और कुछ नहीं इसके अंदर में, और कुछ नहीं। हाँ, एक चीज जरूर हो सकता है, शब्द दो प्रकार के हो सकते हैं, एक मीनिंगफुल और एक मीनिंगलेस। अर्थात एक अर्थ होगा और एक अर्थ नहीं होगा। जैसे मान लो मैं पे पे टे टे जे जे पे पे, क्या अर्थ हो इसका? शब्द तो वो भी है ना, लेटर तो वो भी है। तो अपने को सीखना क्या है? मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूं। मैं आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा था कि भाई ये शब्द का, ये सेंटेंस कहां से शुरू, इसकी खानदान क्या है। हाँ जी, खानदान समझते हो? बोलो हाँ या ना। खानदान समझते हो? जैसे मैं किसी खानदान से आया हूं, मेरा खानदान जानना होगा ना जी। तो ये सेंटेंस खानदान ये लोग हैं, दादाजी, परदादाजी, राइट है। अगर ये नहीं तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। जैसे कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है कि तुम्हारे दादाजी के पिताजी नहीं रहे तो, है क्या? तुम्हारे दादाजी के पिताजी के नहीं रहेंगे तो तू किधर कैसे आएगा? टपक के तो नहीं जाएंगे ना। हाँ जी। एक आदमी, सर आप तो ऊपर से आ गए थे डायरेक्ट। बोले मैंने तो देखा नहीं, तुम किधर से आ गए? इस सिस्टम में डियर। तो सेंटेंस कब है? जब शब्द और क्या है? लेटर्स। यस नो? ये हमारा विषय नहीं, हमारा विषय यही है। तो आज हम सीखेंगे सेंटेंस तरीका। क्या सीखेंगे? बोलो जोर से। एक बार और जोर से। सेंटेंस मतलब हिंदी में क्या? क्या? वाक्य। बाइक नहीं, वाक्य। क्या बोलेंगे? हाँ, साउंड एकदम क्रिस्टल आना चाहिए। वाक्य, ठीक है? हाँ जी, वाक्य। बाइक बाइक बोल बोल क्या था तो क्या? ये बाइक मतलब मोटरसाइकिल वाला बाइक नहीं है भाई, वाक्य है। तो किसे कहते हैं सेंटेंस? देखो सेंटेंस कितना इंपॉर्टेंट चीज है। सेंटेंस है तो तेरी दुनिया है, नहीं तो तेरी दुनिया खत्म। मतलब इंग्लिश की दुनिया खत्म। अगर मान लो इंग्लिश अगर एक शरीर है, मैं एक शरीर हूं ना, अगर इंग्लिश एक शरीर है तो सेंटेंस उसकी सांसें हैं। मैं अगर जिंदा हूं तो मेरी सांसें है ना। अगर मेरी सांसें नहीं तो मैं तो बस किधर रहूंगा? आप ही सर यहाँ आई आसमान जाएगी नीचे जाएंगे, किसको मालूम? माय डियर, सेंटेंस वाक्य का, सॉरी सेंटेंस इंग्लिश का क्या है? आत्मा है। अगर ये है तो सारी चीजें बनेगी, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं बनेगी। इसलिए सेंटेंस सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो गाना सुने हो ना, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए? नहीं सुने हो? सुने तो सभी लोग हो भाई, गाना सुनते ही हो। तो उसी प्रकार से अगर अंग्रेजी एक शरीर है तो वाक्य उसका सांस है। अगर सांस नहीं तो जिंदगी नहीं, राइट? तो हमें वाक्य बनना सीखना है आज के तरीके। तो सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमें समझना होगा हाउ टू मेक अ सेंटेंस। इसके लिए दो चीजों को सीखना जरूरी है। पहला SVO। हेलो, क्या लिखा मैंने? SVO फॉर्मूला है। SVO दूसरा फॉर्मूला है OVS। SVO और OVS, अगर दो फॉर्मूला आपने सीख लिया तो पूरी दुनिया का सेंटेंस आपके कदमों पे हो सकती है। क्योंकि पूरी दुनिया में दो ही प्रकार का सेंटेंस बनाए जाते हैं माय डियर, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। हेलो, टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं उसको? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है? कौन सा वॉइस तीसरा होता है? अब सर मेरा भी वॉइस होगा, ऐसा नहीं है। आवाज तुम्हारी हो सकती है, अलग बात है, लेकिन एक्टिव और पैसिव भी तो ये होता है। एक को बोलते हैं एक्टिव और दूसरा को कहते हैं पैसिव। क्लियर है? yes, सभी को समझ में आया तो बोलो यस। वेरी गुड। अब अपन जानेंगे इसकी डिटेल्स करेंगे। भैया तेरे खानदान बता, तू कहां से पैदा हुआ है, तेरा क्या कहानी मुझे बता। अब एस मतलब सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वो सब्जेक्ट नहीं जो तुम लोग लगते हो, सर मेरा तो साइंस है, मेरा तो मैथमेटिक्स है।
वो सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट है, वो भी सब्जेक्ट ही है बट वो अलग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या कर्ता? बोलो कर्ता। कर्ता क्या करता है? काम करता है। तू क्या करता है? तुम भी काम करते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है? अरे भाई सेंटेंस में मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं क्या हो गया? कर्ता। हाथी पानी पी रहा है, कौन पानी पी रहा है? हाथी कर्ता हो गया, काम करने वाला। यस और नो? मेरे पापा लकड़ी काट रहे हैं, कौन काट रहे हैं? बोलो मेरे पापा लकड़ी काट रहे हैं, कौन काट रहे हैं? मेरे पापा सब्जेक्ट हो गया। मेरी मम्मी खाना बना रही है, मेरी मम्मी क्या कर रही है? तो सब्जेक्ट कौन हो गई? तुम एक घर बना रहे हो, कौन बना रहा है घर? तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसका मतलब सब्जेक्ट काम करने वाला को कहते हैं। और सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है माय डियर, एक को बोलते हैं सिंगुलर और एक को कहते हैं प्लूरल। नाम सुनो सिंगुलर प्लूरल का? कितने लोग सुने हो? सिंगुलर का मतलब होता है कम से कम 4 आदमी का बोध हो। यस और नो? सिंगुलर का मतलब कम से कम 4 आदमी का बोध होना होता है ना जी? कितना लोग? कम से कम 10? एक का मतलब इधर हो आप, है ना? मुझे लगा कहीं बाहर तो नहीं चले गए, इधर से राइट है। मैं पूछूंगा बीच बाज में। हाँ जी धीरज, समझ आ रहा है? सिंगुलर का मतलब जिसमें कम से कम 3 आदमी का बोलो। अच्छा 1 आदमी का, ओके। सिंगुलर का मतलब एक, सिंगुलर इट रेफर्स वन। और प्लूरल का मतलब कम से कम 2 होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है, 2 से ज्यादा, मतलब 1 से ज्यादा होना मांगता है, राइट? ओके वेरी गुड, मतलब ध्यान है। सिंगुलर का मतलब एक वचन, हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वचन। देखो इसमें आता है ही, शी, इट और किसी का नाम। कहां से ही खानदान है बाद में बताऊंगा, पहले समझ लो आप। हाँ, ही का मतलब क्या होता है? वह। किसके लिए इस्तेमाल होता है मालूम? किसी बॉयज के लिए, अर्थात पुल्लिंग के लिए। क्या लिखेंगे आप? पुल्लिंग। शी का मतलब होता है वह, किसके लिए इस्तेमाल होता है? और इट का मतलब होता है यह, किसके लिए इस्तेमाल होता है? निर्जीव वस्तु या जानवर। दुनिया का जितना भी निर्जीव वस्तु है सबके लिए ईट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या चल रहा है? मोबाइल। अच्छा आप ही इज मोबाइल की इट इज मोबाइल की शी इज मोबाइल? आप एक आदमी ने पता है क्या लिखा? सर ही इज एलिफेंट, शी इज हाउस। आप मुझे एक बात बताओ, शी इज हाउस कैसे हो सकती है? अच्छा वो घर होएगी? हाँ जी, घर के लिए हम ही और शी नहीं लगाएंगे। निर्जीव वस्तु कौन? दुनिया का जितना वस्तु जो दिखते हो जो निर्जीव है उसमें ईट लगेगा। और जितना जानवर है सबके लिए ईट ही लगेगा। जैसे ही इज एलिफेंट की जगह क्या होना चाहिए था? इट इज एलिफेंट। ही इज डॉग नहीं होना चाहिए, इट इज अ डॉग। क्लियर है? वेरी गुड। तो इट निर्जीव वस्तु या जानवर। नाम किसी का भी हो सकता है, नाम चिंटू, गिंटू, रिंटू, झिंटू, जो भी नाम होगा। मैंने उस दिन समझाया था ना, आज की तारीख में लोग नाम दिनों के आधार पर देते हैं। अगर मंगलवार को जन्म हो गया लड़का तो मंगरा, लड़की हो गई तो मंगरी। हाँ जी गलत बोल रहा हूँ क्या? शुक्रवार को अगर किसी लड़की का जन्म हो तो शुक्री, और लड़का हो गया तो शुक्रा। एक आदमी तो हॉस्पिटल नाम था, मैंने बताया था आप लोगों ने। हाँ मेडिकल, हाँ मेडिकल, हॉस्पिटल नहीं मेडिकल, ज्यादा आसान। अरे मेडिकल, मैंने पूछा मेडिकल कैसे? राजा जी का जन्म मेडिकल में हुआ था। अगर रास्ते में हो जाता तो क्या नाम देते? ये भी हो रहा है। मैं ऐसा नाम दे जिसका मीनिंग होना चाहिए। तो नाम तुम्हारा सबका अच्छा अच्छा नाम है ना? अब मेडिकल बोल दिया तो साथ ढूंढने जा मेडिकल। अरे यार एक आदमी मेरे को बोला मेडिकल नाम है सर उसका। नहीं दवाई मिलता है क्या उधर? कमाल हो गया। नाम भी देखो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए सुनने में। हाँ जी ऐसा एक आदमी का नाम बड़ा खतरनाक है, पता है? अजगर सिंह। बाप रे बाप, ये नाम क्या दे दिया? अजगर सिंह। अगर उसको नाम है, मेरा नाम है अजगर सिंह, कैसा लगेगा आदमी अजगर? दिमाग में किसका पिक्चर है अजगर बोलने से? बताओ। अजगर का पिक्चर है ना? इंसान का पिक्चर रहना मांगता है भाई। नाम तो दियो तो इंसान टाइप का लगना चाहिए। दुनिया का जितना नाम एक वचन होता है, दुनिया का जितना नाम है जो भी वस्तु का नाम उसका एक वचन हो सकता है, राइट? वंडरफुल। दूसरा इधर आते हैं बहुवचन में आ जाएगा वी। वी मतलब होता है हम या हम लोग, राइट? यू तुम या तुम लोग सब आता है, आप लोग सब आएगा इसमें। क्लियर है? दे वे लोग क्या होता है इसका मतलब? वे लोग या वे सब कुछ, बहुवचन। उसके बाद में ये लगेगा बॉयज, ज्यादा संख्या में लड़के होंगे तो क्या होगा? लड़के, बहुवचन। लड़के, नाम इसका लड़के, क्योंकि लड़के ही लेता है।
मम्मी दो, पापा के सामने तो चलेगा नहीं कुछ भी, लेकिन जब थोड़ा सा तुम बड़े हो जाओगे, पापा कमजोर हो जाएंगे, तो फिर बाकी कमाल हमारा है साहब। इतना पर देख लेंगे, बाप नहीं देगा फिर कैसे नहीं देगा, मैं दिखाऊंगा। कभी मत करना ऐसा, बाप दिया तो ठीक, नहीं दिया तुम अपना पैदा करो। हाँ जी, खुद अपना बनाओ, कैपिटल बनाओ। बाप दिया तो ठीक, आज के तारीख में बाप को भी लोग पीट देते हैं। ऐसे महाकाल मत बनो, धरती पर बोझ मत बनो। माँ बाप को कभी छूना मत, चाहे उससे कभी मुंह लगा के बात भी मत करना। कभी बोले मम्मी जा बेटा, हमको ही देखे सुबह से शाम तक, दूसरा बड़ा भैया को कुछ बोलते नहीं हो आप। अरे तेरे को बोला जा रहा है, जो कि तुम ज्यादा लाड प्यारे वाले हो। अच्छा बताओ, रोड चलता व्यक्ति को क्यों नहीं डांटता? तुमको क्यों डांट मिलती है? क्योंकि तुमको तुम्हारा घर का अच्छा रिलेशन है, राइट ना? बॉयज मतलब लड़के, और लड़कियां इंग्लिश क्या होता है? गर्ल्स, लड़कियां, राइट। और इधर आई लिख दो, आई का मतलब होता है मैं, इधर अभी फिलहाल इसलिए लिख रहे हैं, इसको समझेंगे आप लोग। इसके अलावा इधर आता है दिस, दिस मतलब क्या होता है? यह, ये सामने के वस्तु के लिए लिखना, ठीक है? हाँ जी, कोई सामने अगर हो गया, मान लो जी इधर इधर ये वाला है सामने, क्या लिखेंगे हम? दिस। अगर दूर का है तो दैट। और इसी का बहुवचन दिस का होता है दीज। दीज मतलब ये सारे, और दोज मतलब वो सारे, ठीक है? वे सारे दूर का। तो ये एक वचन है, ये बहुवचन है, राइट? तैयार है? पहला नंबर का काम, ये काम हो गया हमारा, इसका कहानी खत्म। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, समझ में आ गया? जिससे किसी काम करने वाला का बोध होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा नंबर आ गया क्या? वर्ब, यही ना है? वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब क्या? किसी का काम करना या होना समझा जाए। इसका भी दो पार्ट होता है, एक बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक को कहते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब समझते हो? समझते हो? क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? वो तो है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सपोर्ट करने वाला। हेल्प मतलब सपोर्ट, हेल्पिंग वर्ब मतलब सपोर्ट करने वाला। तो इसके अंदर में कुछ लिस्ट मैं आपको देता हूं। इज, एम, आर, was, were, do, does, did, has, have, had, shall, will, can, could, may, might, must, most नहीं must, क्या पढ़ेंगे उसको? must, should, would, ought to, क्या बोलते हैं? ought to, need, dare और used to। ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। पूरे इंग्लिश दुनिया में 24 से ज्यादा 1% भी नहीं मिलेगा। पूरी इंग्लिश वर्ल्ड में, पूरी इंग्लिश वर्ल्ड में केवल 24 हेल्पिंग वर्ब है माय डियर। किसमें? इसमें एक्टिव वॉइस में। और पैसिव में 3 है, बी, बीइंग और बीन। पैसिव में कितने हो गए? 24, 25, 26 और 27। आउट ऑफ इंग्लिश 27 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और सारे का प्रयोग मैं सिखाऊंगा कैसे यूज होता है। और एक का एक नहीं, 5-5, 10-10 यूज सिखाऊंगा। पूरी दुनिया तुम्हारे कॉपी के अंदर डालूंगा, राइट? इंग्लिश की पूरी दुनिया। बोलो तैयार हो? दिमाग को खोल के रखेगा। जो कोई छाता और पैराशूट दोनों खोलने के बाद ही काम करता है। धुआंधार बारिश हो रही है, राइट? धुआंधार, और छाता को लेके चल रहे हैं। लोग क्या बोलेंगे? चालाक। अरे भाई खोल, तभी तो बचोगे ना। और पैराशूट को ऊपर छलांग लगा दिया और खोल ही नहीं रहे हो, लटकोगे किधर? सीधे दाम, राइट है ना? तो दिमाग को भी खोलना पड़ता है माय डियर, राइट? तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब की पूरी लिस्ट मैं आपको देने वाला हूँ बुक्स में, ठीक है? आपको सबको चालू हो जाएगा मिलना। इसमें आता है गो, प्लेस, प्ले, डांस, बहुत सारे है, स्लीप, ये सबको अभी लिस्ट नहीं, आपको फाइल में सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करेंगे।